दोस्तों, जैसा कि आप सब बीपीएससी तैयारी 4 की सुगबुगाहट सुन रहे होंगे और बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि वैकेंसी नहीं आएगी। लेकिन मैं एक आपको सिंपल सी बात बताती हूँ। अगर आपने नोटिस किया होगा तो टीआरई 1 के बाद ये शोर हुआ कि टीआरई 2 नहीं आएगी। फिर जब टीआरई 2 हो गई तो ये शोर हुआ कि टीआरई 3 नहीं आएगी। कहने का मतलब ये है कि आप इन सब र्यूमर्स में ना फंसें, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि आना होगा आएगी, नहीं आना होगा नहीं आएगी। लेकिन अगर आ गई और आप इन सब चक्करों में फंसे रहे तो आपका होगा कुछ नहीं, सिर्फ टाइम बर्बाद जाएगा। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो बीपीएससी जब मतलब आवेदन ले लेती है, मैं स्पेशली टीआरई की बात कर रही हूँ, तो उसके बाद वो ज़्यादा टाइम नहीं दे रही है, 30 से 40 दिन का दे रही है, फिर एग्ज़ाम करा ले रही है। ऐसे में आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पा रहा है और लास्ट टाइम में ना हम घबरा जाते हैं। इसलिए अभी से आप अपनी प्रिपरेशन को एक धार दीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। आज मैं बात करूंगी हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, और इसके पहले मैं बता दूं कि मेरा सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 3 में जूनियर में एसएसटी में हुआ है और मेरी जो रैंक थी वो अंडर 500 थी। और दूसरी चीज़ ये कि हिस्ट्री देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और बात करते हैं अगर, तो हिस्ट्री को देखिए 4 पार्ट में बांटा गया है: एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री। आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो फिर ये कोई बताने वाली चीज़ नहीं है। अब बात करते हैं कि पढ़ना क्या क्या हमें है और कहाँ से पढ़ना है। और ये मैं अपने अनुभव और अपने कुछ मेरे जो दोस्त सिलेक्टेड हुए हैं उनके अनुभव पे आपको रिसोर्सेज बता रही हूँ जो उन्होंने फॉलो किए थे। ओके, तो देखिए अगर सबसे पहले रिसोर्सेज की बात करें हम, तो सबसे पहले हमें एनसीईआरटी को करनी है। देखिए प्रेजेंट टाइम में मोस्टली कोई भी एग्ज़ाम हो, इवन यूपीएससी लेवल का भी आप देख रहे होंगे, तो एनसीईआरटी भी वहाँ भी पढ़ने की रिकमेंड दी जाती है। तो पहली प्रायोरिटी तो आपको एनसीईआरटी को देनी है। अब बात ये होती है कि एनसीईआरटी कहाँ से कहाँ तक पढ़ें, तो आप 6 to 12th की एनसीईआरटी को करें और साथ ही 6 to 12th एससीईआरटी को करें। एससीईआरटी मतलब बिहार बोर्ड वाली। इसमें अगर आप नोटिस करेंगे ना तो इन दोनों एनसीईआरटी और एससीईआरटी में काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी भी मिल जाती है। तो वैसे आपके देखिए आपके 75% प्रश्न एनसीईआरटी और एससीईआरटी से आ जाते हैं अगर आप ध्यान से पढ़ें तो। तीसरा रिसोर्स आपको फॉलो करना है दिव्य दृष्टि, नीरज पांडे की बुक आती है दिव्य दृष्टि या फिर आर्या। देखिए इन दोनों में से आपको एक ही लेना है, या फिर आर्या लीजिए या फिर दिव्य दृष्टि लीजिए। और साथ ही जैसे कि आप सब जानते हैं यूट्यूब पे तमाम टीचर हैं, तो आपको सिर्फ किसी एक टीचर को फॉलो करना है। आप 10 टीचर को फॉलो करने के चक्कर में ना पड़े। हाँ, बहुत हो सकता है 2 टीचर देख लें, लेकिन बहुत ज़्यादा टीचर के चक्कर में रहने से क्या होता है, यूट्यूब टीचर की मैं बात कर रही हूँ, आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाता टाइम से और लास्ट में आप मतलब परेशान ही रहते हैं लास्ट तक। सिलेबस नहीं करो या घबरा जाते हैं और फिर एग्ज़ाम भी हमारा नहीं निकल पाता। तो देखिए आपको रिसोर्सेज क्या क्या फॉलो करने हैं: एनसीईआरटी, एससीईआरटी, दिव्य दृष्टि या फिर आर्या। अब देखिए हो सकता है बहुत से लोगों को ये लगे कि आर्या तो बहुत बड़ी बुक है, नहीं हो पाएगा, या फिर दिव्य दृष्टि नीरज पांडे जी की जो है वो आपको बड़ी लगेगी। तो आप ऐसे में एंशिएंट और मेडिवल के लिए, मतलब एंशिएंट और मेडिवल के लिए आप लूसेंट फॉलो करिए। लूसेंट से आप कर लीजिए। वैसे मैं यही आपको रिकमेंड करूँगी कि आप आर्या को पढ़िए, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि देखिए कंपटीशन एक एक नंबर का है, तो बेहतर है कि हम बड़ी बुक को फॉलो करें। ये हो गए देखिए रिसोर्सेस। अब बात करेंगे कि जूनियर और टीजीटी की बात, मतलब जूनियर के लिए क्या फॉलो करें और टीजीटी के लिए क्या फॉलो करें। तो अगर आपने नोटिस किया होगा, देखिए पहले बात जूनियर की कर लेते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा तो टीआरई 1, 2, 3 जो कैंसिल हुआ था, टीआरई 3, उसमें अगर आपने नोटिस किया होगा तो मॉडर्न और वर्ल्ड से क्वेश्चन आए थे। लेकिन जो टीआरई री एग्ज़ाम हुआ है ना, जो टीआरई 3 हुआ है री एग्ज़ाम वाला, उसमें अगर आपने नोटिस किया होगा तो 7 से 9 एंशिएंट के क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके,
अब देखिए हो सकता है आने वाले टाइम में वो मेडिवल से भी पूछ लें। कहने का मतलब ये है कि हर जितनी भी तैयारी हो रही है उसके बाद पेपर का पैटर्न बदल रहा है, तो ऐसे में आपको अपनी स्ट्रेटजी और रिसोर्सेज भी बढ़ाने पड़ेंगे, बदलने पड़ेंगे। तो आपको चारों पार्ट हिस्ट्री का पढ़ना है, चाहे वो एंशिएंट हो, चाहे वो मेडिवल हो, चाहे वो मॉडर्न हो और चाहे वो वर्ल्ड हो। आपको कुछ भी अगर सिलेक्शन लेना है तो कुछ भी स्किप नहीं करना है। ये हो गई जूनियर की बात। लेकिन हाँ एक चीज़ और कि इसके अलावा आपको देखिए, आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो जीएस में 8 नंबर का आता है ना, ये वहाँ पे इसका रोल अधिक हो जाता है। इसलिए आपको जूनियर में आपको मॉडर्न पे ज़्यादा ध्यान देना है, उसके बाद बाकियों को। वैसे आप टीआरई 1, 2, 3 और जो कैंसिल हुआ उसका पेपर डाउनलोड कर लीजिए और आप खुद एनालाइज करिए, वो ज़्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं टीजीटी की कि टीजीटी में क्या ट्रेंड रहा है। तो अगर हम टीआरई 1, 2, 3 और कैंसिल वाले को भी देखें तो एंशिएंट और मतलब वैसे तो चारों पार्ट से आए हैं क्वेश्चन टीजीटी में, लेकिन अगर हम ये जो री एग्जाम हुआ था टीआरई 3 का, मतलब देखिए 1, 2 और जो कैंसिल हुआ है उसमें चारों पार्ट से आए थे, हिस्ट्री के चारों पार्ट से क्वेश्चन आए थे। लेकिन अगर हम री एग्जाम देखेंगे ना तो उसमें सिर्फ एंशिएंट और मेडिवल से क्वेश्चन भर भर के आए हुए थे। इसमें भी आपने नोटिस किया होगा कि बलबन और इल्तुतमिश से काफी सवाल आए थे। मतलब मेडिवल में भी आप इतने सारे टॉपिक हैं, आपने नोटिस किया होगा। हाँ, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से बने? बलबन और इल्तुतमिश से ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से थे। अब इसका भी यही सार निकलता है कि आपको हिस्ट्री के चारों पार्ट प्रिपेयर करने हैं, आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि पेपर का पैटर्न बदल रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में टीजीटी में सिर्फ वर्ल्ड और मॉडर्न पूछ ले या वर्ल्ड और एंशिएंट पूछ ले, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए आपको अपने तरीके से करके जाना है। ओके, ये तो हो गई जूनियर और टीजीटी की बात। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी एग्जाम के लिए अगर हम प्रैक्टिस की बात करें तो पीवाईक्यू से तो बेहतर कुछ मेरे समझ से होता ही नहीं है, क्योंकि पीवाईक्यू हमें बताते हैं कि उस आयोग का या फिर जो भी एग्जाम करा रहा है उसकी थॉट क्या है। तो पीवाईक्यू को आप फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए। इसमें आप टीआरई 1, 2, 3 और जो कैंसिल हुआ था एग्जाम, जो कैंसिल हुआ था टीआरई 3, उसके पेपर डाउनलोड कर लें। और जहाँ भी हिस्ट्री आई है, मतलब आप पीआरटी से लेकर पीजीटी तक उन सारे क्वेश्चन को लगा जाए, जहाँ भी आई है। मतलब अगर वो जीएस पार्ट में आई है उसको भी आप लगा जाएं हिस्ट्री के। इसके साथ ही एक घटना चक्र आती है पुनर्विलोकन, उसको आप ले लीजिए और देखिए उसको ना विद एक्सप्लेनेशन तैयार करना है। ऐसे नहीं कि बस एमसीक्यू देखा, टिक लगाया, आगे बढ़ गए, ऐसे नहीं करना है। आपको उसके एक्सप्लेनेशन भी पढ़ने होंगे और उसको अच्छे से तैयार करने होंगे। इसके अलावा जब ये दोनों चीज़ हो जाए, मतलब अगर आपका पेपर डाउनलोड कर लीजिए और ये और जो पुनर्विलोकन आती है वो हिस्ट्री की, वो करने के बाद आपको एक आती है घटना चक्र टीजीटी पीजीटी की। देखिए, उतना होने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो टीजीटी पीजीटी की घटना चक्र ले लीजिए और उसको लगा लीजिए। देखिए, अब बात करते हैं कि पढ़ना क्या है। ओके, तो आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है एनसीईआरटी 6 to 8 से प्लस 12th की, क्योंकि जो 11th की एनसीईआरटी है वो वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो आपको इंडियन हिस्ट्री के लिए ये फॉलो करना है। ओके, सॉरी, आपको इंडियन हिस्ट्री के लिए 6 to 8 की एनसीईआरटी और 12th की एनसीईआरटी इंडियन हिस्ट्री के लिए पढ़ना है। और 9, 10th का जो है वो आपको सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ने हैं, सारे नहीं पढ़ने हैं 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी से। इसके अलावा अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री देखिए बहुत से लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगती है, क्योंकि इतना मतलब पढ़ाया नहीं जाता है, और तो इसलिए ये थोड़ी देखिए टफ हो जाती है। तो आपको इसको करना कैसे है कि 9th और 10th की जो SCERT है ना, SCERT
आपने देखा होगा तो अमेरिका की क्रांति वगैरह उसमें दिया हुआ है। आपको 9th-10th की SCERT करनी है और 11th की आपको NCERT करनी है। ओके, आपने TRE 3 में देखा होगा ना कि वो 11th क्लास की जो बुक है उसके से मंगोलों का आक्रमण और कला और शहरी जीवन, लेखन कला, ये सब प्रश्न आए हुए थे। तो आपको 11th की NCERT करनी है, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री की क्या करना है, 9th-10th की SCERT और 11th क्लास की NCERT। अब बात करेंगे कि अगर हमें डाउट होता है तो हम किसको फॉलो करें। जैसे होता है ना कि हमें डाउट होता है कि एक ही प्रश्न के 2 जगह अलग अलग उत्तर दिए रहते हैं। अगर आपको जहां डाउट हो तो आपको हमेशा NCERT को करेक्ट मानना है, क्योंकि मोस्टली आयोग जो है, मोस्टली आयोग की मैं बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ, इसमें एक्सेप्शन भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली आयोग NCERT को प्रेफरेंस देता है और उसके उत्तर सही मानता है। और देखिए, हाँ, इन सब से मैं अलग चीज़ बात करूं तो देखिए, मेरा सिलेक्शन हो गया है तो मैं जो बता रही हूँ जरूरी नहीं है वो सबके लिए वर्क करे, क्योंकि हर किसी के समझने सोचने का नज़रिया अलग अलग होता है, या फिर जो मेरे दोस्त हैं उनके सोचने समझने का नज़रिया अलग है, और किसी को जल्दी चीज़ें समझ में आती हैं, किसी को लेट समझ में आती हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे स्टूडेंट हैं, मतलब, या फिर आपका प्रीवियस नॉलेज कितना है। बहुत से लोग पूछते हैं ना कि कुछ ऐसा बता दो छोटे में जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। देखिए, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। मे भी बहुत से लोगों को ये सब काफ़ी ज़्यादा लग रहा होगा, बट ये ज़्यादा है नहीं, आपको इतना करना ही होगा। मैं जो चीज़ें आपसे बताई हूँ, आप अगर उतना फॉलो कर लेंगे तो उतना तो देखिए आपको फॉलो करना है, कर लेंगे क्या मैं कहूँ, आपको उतना फॉलो करना है। इसके अलावा अगर आपको एडिशनल चीज़ें मिलती हैं तो आप उनको ज़रूर ऐड ऑन करिए, लेकिन जितना मैंने बताया है इनको स्किप नहीं करना है। बाकी मैं आने वाले टाइम में एक मतलब वीडियो बनाऊंगी कि देखिए क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और NCERT को पढ़नी कैसे है, इन सब चीज़ों पे भी मैं क्वेश्चन बनाऊंगी। ओके, और बाकी आपके कोई डाउट हो हिस्ट्री से रिलेटेड या फिर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और बाकी मेरे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच।